हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब। तो पहला सवाल आपके मन माना चाहिए सर पहले तो सीक्वेंस में नाउन आता है तो फिर आप वर्ब क्यों पढ़ा रहे हो। तो मेरा सवाल भी यही है, हम पहले वर्ब क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब सोचो, जो अगर हम कोई सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। मैं अगर लिखूं, मैंने लिखा कि रवि इज प्लेइंग, हमने लिखा रवि इज प्लेइंग। दूसरा हमने लिखा रवि लाफ्ड। तीसरा हमने लिखा कम। हमने 3 सेंटेंसेस लिखे। अब 3 सेंटेंसेस को गौर से देखो। हमने इस सेंटेंस में भी वर्ब लिखा, इसमें भी वर्ब लिखा और इस सेंटेंस में हमने सिर्फ एक वर्ब लिखा और हम ये बोल रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है। हम क्या बोल रहे हैं, तीनों का तीनों एक सेंटेंस है। हमें क्या पढ़ा, जब हम सेंटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे हमने क्या बोला था, हम सेंटेंस उसको बोलते हैं जिससे हमारा जो कि इसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो और वो कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर रहा हो। क्या ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? हाँ कर रहा है। हम किसी को कमांड दे रहे हैं कम, यहाँ कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो गया और ये लॉजिकल भी है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। क्योंकि हम यहाँ फुल स्टॉप यूज किए, फुल स्टॉप यूज किए इसलिए सेंटेंस। और जो यहाँ मीनिंग कन्वे होना चाहिए कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है, हम किसी को बोलते हैं कम, तो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो गया। तो तीनों का तीनों क्या है, एक सेंटेंस है। अब देखो, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है और इसमें भी वर्ब है। मतलब एक सेंटेंस को बनने के लिए वर्ब कंपलसरी है। वर्ब क्या है, कंपलसरी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम एक भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बना सकते हैं। हम एक भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बना सकते। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। तो रवि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां हमने एक और शब्द लिखा क्रिकेट। क्रिकेट, रवि क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये प्लेइंग वर्ब का हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। प्लेइंग वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि हम इस किसी सेंटेंस में क्या है, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट लिखा, फिर ये हमारा वर्ब फ्रेज है, एक वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। इसमें सिर्फ हमने एक सब्जेक्ट लिखा और सिर्फ एक वर्ब लिखा। इसमें भी एक सब्जेक्ट लिखा और एक वर्ब लिखा और इसमें सिर्फ हमने वर्ब लिखा और कहा सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। तो इस तीनों सेंटेंस या चारों सेंटेंस को देखने के बाद लगता है कि हम हमारा जो सारा चीज सेंटेंस में होता है वो वर्ब के अराउंड ही सारा चीज घूम रहा होता है। रवि क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है और ये क्या खेल रहा है वो कौन बता रही है, वर्ब ही बता रहा है। तो वर्ब ही जो पूरे सेंटेंस का वो सेंटर है। क्या है वर्ब, पूरे सेंटेंस का सेंटर है। तो सभी चीज, चाहे वो वर्ब में सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब में कोई कॉम्प्लीमेंट हो, वर्ब का प्रेडिकेट हो, वर्ब में कंजंक्शन हो, कुछ भी हो, हर एक चीज वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है, यानी कि जो वर्ब जो वर्ड है प्ले करता है सेंट्रल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसलिए हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं कि वर्ब प्ले करता है सेंट्रल रोल। वर्ब क्या करता है, प्ले करता है सेंट्रल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वी कैन से कि वर्ब इज अ सेंटर। हम ये कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो सेंटर है। क्या है, एक सेंटर है और हर एक चीज इसके अराउंड ही होता है। तो वर्ब इज अ सेंटर। तो इसलिए हम वर्ब से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये हम समझ गए कि हमने वर्ब से क्यों स्टार्ट किया। बिना वर्ब के हम कुछ भी, हमको सेंटेंस में वर्ब लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई सेंटेंस है तो वर्ब होना ही, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। अब ये वन वर्ड सेंटेंस, बट वन वर्ड सेंटेंस भी है तो उसमें वर्ब ही है। तो इसलिए हम वर्ब से स्टार्ट किए हैं। ये हमें समझ आ गया। तो चलिए 1 2 3, तो हमको पता चल गया कि हम वर्ब से क्यों स्टार्ट किए। तो वर्ब इज ए सेंटर।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्ब का शब्द है, जो वर्ब शब्द है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे हम कैट मतलब बिल्ली बोलते हैं, वैसे वर्ब का मतलब क्या होता है, ठीक। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड वर्ब। तो जो वर्ब है इसका मीनिंग क्या होता है। पहला बात, जो वर्ब का मतलब, वर्ब का जो मीनिंग है वो एक्शन नहीं होता है। वर्ब का मीनिंग एक्शन नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब वर्ब का मीन्स क्रिया नहीं होता है। वर्ब का मीन्स, वर्ब मीन्स क्रिया नहीं होता है। वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है। तो क्रिया किसके मतलब होता है, एक्शन मतलब क्रिया होता है। एक्शन मीन्स क्रिया होता है। तो फिर सवाल आएगा, सर हम क्यों बोलते हैं वर्ब इज एक्शन वर्ड। जब वर्ब का मतलब एक्शन होता ही नहीं है तो फिर हमने वर्ब को एक्शन वर्ड क्यों बोल दिया। तो अब हम उसको समझेंगे। तो वर्ब का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है, वर्ब का लिटरल मीनिंग क्या होता है। इससे पहले हम दो तीन वर्ड लिखते हैं, दो तीन वर्ड लिखते हैं जिसका जो बेस वर्ड होगा, जिसका जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे हम लिखे वर्बल, क्या लिखे, वर्बल। एक हमने लिखा वर्बेटिम, एक हमने लिखा वर्बोस, वर्बोस। अब हम तीनों का मीनिंग समझते हैं। वर्बल का मतलब होता है वर्ड का यूज करना बोल के, मतलब हो गया ओरल, 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 नॉट रिटेन, लिख के नहीं, बोल के शब्दों का यूज करना, ठीक। अब वर्बोस मतलब, वर्बेटिम मतलब क्या हो गया, वर्ड फॉर ए वर्ड, शब्द के लिए शब्द, जिसको हम साइनिम बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट वर्ड फॉर ए वर्ड, किसी शब्द के लिए एक एग्जैक्ट वर्ड था, ये हो गया वर्बेटिम। अब वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर्बोस का मतलब क्या होता है, लॉट्स ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द, लॉट्स ऑफ वर्ड। क्या मतलब होता है, लॉट्स ऑफ वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, मतलब तो छोटे से बात को कहने के लिए हम बहुत सारे वर्ड को यूज करें, उसको हम बोलते हैं वर्बोस। अब तीन शब्द को हम देखें और समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ हमने वर्बल लिखा, वर्बल का मतलब हो गया शब्द का यूज करना बोल करके, ठीक। वर्बेटिम का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट वर्ड इसी वर्ड के लिए, एग्जैक्ट वर्ड देना इसी वर्ड के लिए। वर्बोस का मतलब हो गया लॉट्स ऑफ वर्ड, यानी फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब छोटे से बात को करने के लिए बहुत सारे वर्ड को यूज करना। तो अब हम ये जो तीनों शब्द लिखे हैं, इस तीनों का कॉमन वर्ड क्या है, वर्ब, रूट वर्ड क्या है, वर्ड। और इस सब का कॉमन मीनिंग क्या निकलता है, ओरल, नॉट रिटन। बट ओरल में यूज करना, यूज वर्ड बाय स्पीकिंग, बोल करके यूज करना। या हम बोल सकते हैं ऑफ वर्ड, इसका मतलब ये भी होता है ऑफ वर्ड रिलेटेड टू वर्ड। तो सबका कुल मिला के मीनिंग निकलता है वर्ड, 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 वर्ड। तो इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है, वर्ब का मतलब होता है शब्द, वर्ब का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है शब्द, इसका लिटरल मीनिंग एक्शन नहीं होता है। तो अब हमारे पास सवाल आता है, जब इसका लिटरल मीनिंग शब्द होता है तो फिर हम इसको एक्शन बोल क्यों देते हैं, हम एक्शन क्यों बोलते हैं। पहले इसको लिखिए फिर हम समझते हैं। 1 2 3, एक्शन क्यों बोलते हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि हमने एक्शन क्यों बोला। जो अब हम ये जानना चाहते हैं, जो सेंटेंस होता है उसका बेसिकली तीन मेन पार्ट होता है। जो सेंटेंस है, मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मेन एलिमेंट क्या होता है, पहला है हमारा सब्जेक्ट,
पहला है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में हम बात करें। दूसरा होता है एक्शन। एक्शन मतलब क्या, एक्शन मतलब क्या, एक्शन वो जो सब्जेक्ट परफॉर्म करे, एक्शन वो जो सब्जेक्ट परफॉर्म करे या फिर सब्जेक्ट के साथ कुछ एक्शन हो, या तो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या फिर सब्जेक्ट के साथ ही कुछ एक्शन हो रहा होगा। तो अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे, सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्शन, तो एक्टिव वर्ब, जिसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, तो वहाँ एक्चुअली वर्ब ही एक्टिव फॉर्म में होता है। और एक्शन परफॉर्म्ड विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ही कुछ दुर्घटना घट गया ये हो गया हमारा। तब जो हम वर्ब लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव। तो एक्चुअली जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं तो वहाँ वर्ब को ही एक्टिव से पैसिव बना रहे थे और किसी को नहीं। सेंटेंस हमारा वर्ड नाउन नाउन ही रहता है, प्रोनाउन प्रोनाउन ही होता है, वर्ब एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज हो रहा होता है। ठीक, तो अगर अगर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन तो एक्टिव वर्ब लिखेंगे, एक्शन परफॉर्म विद सब्जेक्ट तो पैसिव वर्ब लिखेंगे। और हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है, हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन। जो एक्शन का जो इफेक्ट है उसको जो रिसीव करता है वही क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट किसके पास होता है, ट्रांजेक्टिव वर्ब के साथ, एंड सब्जेक्ट होता है ट्रांजेक्टिव वर्ब के साथ। जो वर्ब ट्रांजेक्टिव होते हैं उसको हमें एक, उसके साथ हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो ट्रांजेक्टिव वर्ब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये हमने समझा जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, तीन एलिमेंट है। क्या है, एक सब्जेक्ट जो कि एक्शन परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट। तो जो हमारे तीन एलिमेंट वो एक है सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा है एक्शन जो या तो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या फिर जो सब्जेक्ट उसके साथ कुछ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ एक्शन वो रहा होगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ एक्शन हो रहा होगा। तो अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे तो एक्टिव वर्ब लिखते हैं, अगर एक्शन परफॉर्म हो गया सब्जेक्ट के साथ ही कुछ एक्शन परफॉर्म हो गया तो उसको हम पैसिव वर्ब लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट अगर रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्शन है, दो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करे। और ऑब्जेक्ट किस वर्ब के साथ होता है, जो ट्रांजेक्टिव हो। अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। वन टू थ्री। जैसे हम लिखें कि राम टीच इंग्लिश, राम क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। दो तो क्या है, हमने कहा राम लाफ्ड, राम
लाफ्ड, राम ने क्या किया, हंस दिया। एक और सेंटेंस हमने लिखा तीसरा, और हम लिखा मूव। तो हर एक सेंटेंस को देखा, इसमें हमने एक सब्जेक्ट लिखा, एक वर्ब लिखा, और यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट लिखा और एक, इसको हम एक्शन लिख रहे हैं, हमने एक एक्शन लिखा कि राम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ भी हमने एक सब्जेक्ट लिखा और एक्शन वर्ड लिखा, और यहाँ भी हमने एक एक्शन लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है, बिना एक्शन वर्ड के एक भी सेंटेंस नहीं है। तो ये जो हमने पहला सेंटेंस लिखा है, हम इसको सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, राम टीच इंग्लिश। अब जो मीनिंग कंप्लीट हो गया, हमने किसको सेंटेंस बोला था, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, इसका कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग, इसका कंप्लीट मीनिंग है और लॉजिकल भी है, तो एक सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में हमको एक सब्जेक्ट लगा, एक एक्शन वर्ड लगा और एक ऑब्जेक्ट लगा। बट अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, राम लाफ्ड, राम क्या किया, हंसा, तो राम ने एक एक्शन परफॉर्म किया। अब हमको यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कैसी वर्ब है, एक हैपनिंग वर्ब, यहाँ हमको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि हमको कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना लेते हैं, और यहाँ जो ये सेंटेंस है पूरा कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस हो गया। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। अब हम एक और सेंटेंस लिखे, उसमें देखा कि सब्जेक्ट भी जरूरी नहीं है भाई साहब, हम बिना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते, बट हमको एक्शन वर्ड लिखना ही पड़ेगा। तो अगर हम तीनों सेंटेंस को गौर से देखें तो हमको ये पता चलता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हमने सेकेंड सेंटेंस लिखा, हम बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट एक्शन वर्ड कंपल्सरी है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, और हम इसको पढ़ चुके हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस किस सेंटेंस को बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसका हम यूज करते हैं किसी को डायरेक्टली ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। क्यों हमेशा यू होता है, क्योंकि हम किसी को अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने लिसनर को ही कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर सकते। और लिसनर के लिए हमारे पास ग्रामर में एक ही वर्ड है जो कि है यू, तो चूंकि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो कुल मिलाकर हमको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक्शन वर्ड कंपलसरी है, बिना एक्शन वर्ड के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ये बात हमको पता चल गया कि वी कांट फॉर्म ए सिंगल सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ड। क्या पता चला, वी कांट फॉर्म सिंगल सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ड, बिना एक्शन वर्ड के एक भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते। everything else happen around it। सारा चीज जो है एक्शन वर्ड के अराउंड ही घूम रहा था। सब्जेक्ट एक्शन वर्ड के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ड के लिए यूज होता है, कंप्लीमेंट एक्शन वर्ड के बाद आता है। तो मतलब हर एक चीज जो है एक्शन वर्ड के अराउंड ही घूम रहा होता है। ठीक, एवरीथिंग इज हैपन अराउंड इट, ये हम समझ गए। अब जो वर्ड क्लास, इसको मिटा रहे हैं 1 2 3, तो जो वर्ड क्लास इस एक्शन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ड क्लास, जिस वर्ड क्लास के अंदर, जिस वर्ड क्लास के अंदर ये एक्शन वर्ड आता है, एंड एक्शन वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड कम अंडर, comes action word comes under verb word class। तो वर्ब जो एक्शन वर्ड है किस वर्ड क्लास के अंदर आता है, वर्ब वर्ड क्लास के अंदर। सो
वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। इसलिए हम वर्ब को एक्शन वर्ड कह देते हैं, क्योंकि जो हमने टीच लिखा था, लाफ लिखा था, मूव लिखा था, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे सेंटेंस के। इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे प्रेडिकेट हमें क्या बोला था, राम टीच इंग्लिश। राम क्या था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के छोड़ के जो बच जाता है उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं। और हमने ये भी कहा था जब हम आपको सेंटेंस पढ़ा रहे थे कि बिना मेन वर्ब के एक भी सेंटेंस नहीं बन सकते, वहां भी हमने वर्ब की बात की थी। उसके बाद हमने ये बोला था कि प्रेडिकेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो भी वर्ब ही होता है। कुल मिला के वर्ब इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमने ये समझ लिया, 1 2 3। वर्ब इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब इज सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस का वर्ब जो है एक सेंट्रल पार्ट होता है। तो हमने समझ लिया कि वर्ब का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वो शब्द होता है, और वो जो वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस का एक सेंट्रल पार्ट की तरह काम करता है, क्योंकि हम बिना वर्ब के एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो हमने क्या क्या समझा, सब कुछ समझा। हम वर्ब का डिफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज वर्ब? हमने कहा कि वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक वर्ड है दैट एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। वर्ब हम उस वर्ड को बोल रहे हैं जो बीइंग को एक्सप्रेस करे। बीइंग मतलब किसी के स्टेट को एक्सप्रेस की, जो नाउन है उसके स्टेट को एक्सप्रेस करे तो उसको हम बीइंग बोलते हैं, स्टेट। तो वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। जो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस करे। डूइंग मतलब कुछ किया गया, सब्जेक्ट द्वारा कुछ किया जा रहा होगा। बीइंग मतलब जो सब्जेक्ट है उसका स्टेट को बता रहे होंगे। हैपनिंग का मतलब हो गया सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होगा, उसको हम बोल देंगे हैपनिंग। तो वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है। अब एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। हम लिखते हैं रवि लाफ्ड लाउडली। जो रवि है वो क्या किया? लाफ्ड किया लाउडली। उसके बाद हमने कहा रवि फेल डाउन। रवि नीचे गिर गया। उसके बाद हमने कहा कि रवि was absent। तो ये 3 सेंटेंस लिखा और हम इसको समझते हैं। हम इसमें ये बोल रहे हैं कि रवि क्या कर रहा है, रवि क्या कर रहा है। तो इस सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि रवि कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो रवि क्या कर रहा है? लाफ कर रहा है। रवि, यहाँ भी बताएं, रवि फेल कर गया, रवि गिर गया। यहाँ रवि ने कुछ किया नहीं, रवि यहाँ ने कुछ किया नहीं, बट रवि के साथ कुछ हो गया। यहाँ हो गया हैपनिंग। रवि वाज हैपनिंग। तो यहाँ ना तो रवि ने कुछ किया, ना ही रवि के साथ कुछ हुआ। हम रवि के स्टेट को बता रहे हैं कि रवि जो है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। तो ये जो है, ये जो है, यहाँ रवि कुछ कर रहा है, रवि कुछ कर रहा है, रवि कुछ कर रहा है। ये हो गया हमारा डूइंग वर्ब। रवि कुछ कर रहा है, रवि क्या कर रहा है? एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लाफ करने का। अब यहाँ रवि जो है, रवि यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ रवि के साथ कुछ हो गया। रवि के साथ कुछ हो गया, क्या हो गया उसके साथ? कि वह गिर गया। कहाँ गिर गया? नीचे। ये हमारा हो गया हैपनिंग।
यहाँ ये हो गया हैपनिंग वर्ब। अब हम तीसरा सेंटेंस देखें तो रवि वाज एब्सेंट, ना ही यहाँ रवि के साथ कुछ हुआ, ना ही रवि ने कुछ किया। यहाँ हम रवि की स्टेट को बता रहे हैं, क्या हो गया स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब, ये हमारा हो गया स्टेटिव वर्ब। ठीक, तो हमने देखा कि ये क्या करती है वर्ब, बीइंग को एक्सप्रेस करती है, डूइंग को एक्सप्रेस करती है, हैपनिंग को एक्सप्रेस करती है। ठीक, तो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस करने के अलावा हमारे पास कुछ और भी वर्ब होते हैं। तो वो वर्ब जो बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। तो वो वर्ब जो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस करे उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने वर्ब क्या होता है ये समझ लिया। तो हमारे पास दो टाइप के वर्ब होते हैं, हमारे पास दो टाइप के वर्ब होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हम किसको बोलते हैं, द वर्ब दैट एक्सप्रेस, वो वर्ब जो कि एक्सप्रेस करे, किसको एक्सप्रेस करे, बीइंग को, डूइंग को और हैपनिंग को। The verb that express being, doing or happening is called main verb। उसको हम क्या बोलते हैं, main verb। इस main verb का ही दूसरा नाम होता है action verb। क्या होता है वह नाम, action verb। और ये जो helping verb है इसी का दूसरा नाम होता है AUXI, auxiliary verb। इसका दूसरा नाम क्या होता है, auxiliary verb। तो वो verb जो main verb को मदद करे, the verb that do not express being, doing or happening, rather it help the verb which express it। तो ये वो वर्ब होते हैं जो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती है, उसकी मदद करती हैं जो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने कहा हमारे पास दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का ही दूसरा नाम होता है एक्शन वर्ब। मेन वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो बीइंग को, यानी किसी नाउन के स्टेट को या फिर डूइंग को एक्सप्रेस करे, यानी कि वहाँ कुछ न कुछ जो सब्जेक्ट हमारा कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, या फिर हैपनिंग को एक्सप्रेस हो, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। मतलब वो कुछ एक्शन को एक्सप्रेस करे। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो डूइंग, बीइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती। वो क्या करती है, वो उस वर्ब की मदद करती है जो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस करे। जो क्या करे, द वर्ब दैट डू नॉट एक्सप्रेस बीइंग, डूइंग, हैपनिंग रेदर। इसके अलावा ये क्या करती है, इट हेल्प्स द वर्ब विच एक्सप्रेस इट। जो इसको एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या करती है, हेल्प करती है। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब, AUXILIARI, एक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये दो टाइप होती है, ये हमने समझा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, 1 2 3।
एक्सिलरी वर्ब बोले या हम इसको बोले हेल्पिंग वर्ब। जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी एक्सिलरी क्या होती है, प्राइमरी एक्सिलरी। और दूसरी क्या होती है, दूसरी क्या होती है मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। तो हम प्राइमरी एक्सिलरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी हम किसको बोलते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यानी प्राइमरी एक्सिलरी हम उसको बोलते हैं जिनका हम यूज करते हैं टेंसेस को बनाने के लिए, जिनका हम यूज करते हैं टेंसेस फॉर्म करने के लिए। इट इज अ वर्ब that is used to form tenses, जिसका हम यूज करते हैं टेंसेस को बनाने के लिए। और मॉडल एक्सिलरी क्या होती है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ स्पीकर। तो जो मॉडल एक्सिलरी होती है उसका हम यूज करते हैं जो इंटेंशन है स्पीकर का, मतलब स्पीकर क्या सोचता है, क्या विचारता है, उसका क्या राय है, ये बताने के लिए हम मॉडल एक्सिलरी का यूज करते हैं, मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का। और जो प्राइमरी एक्सिलरी होता है हम इसका यूज करते हैं टेंस को फॉर्म करने के लिए। इट इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड टू फॉर्म टेंसेस। ठीक, तो ये दो टाइप होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी एक्सिलरी थोड़ा डिटेल्स में। तो हमने देखा एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा मॉडल एक्सिलरी। 1 2 होती। तो जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है, प्राइमरी एक्सिलरी, जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है उसका क्या काम होता है, तो प्राइमरी एक्सिलरी का काम होता है जो मेन वर्ब है उसके साथ यूज होके टेंस फॉर्म करना। इट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस। ये यूज होता है मेन वर्ब के साथ टेंसेस फॉर्म करने के लिए। ये कितने होती हैं, ये हमारे पास तीन होती हैं, एक बी, एक डू और एक हैव। तो प्राइमरी एक्सिलरी हमारे जो वर्ब है हमारे पास तीन होती है, एक बी, बी के फॉर्म क्या क्या होते हैं हमारे पास, बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वेर, बीइंग एंड बीन। ये सब क्या है, बी की फॉर्म है। और डू की क्या क्या फॉर्म है, डू, डिड एंड डज। और हैव की क्या यूज होती है, कौन सी फॉर्म यूज होती है, हैव, हैज एंड हैड। ये इसकी इतनी फॉर्म होती है। और टेंसेस फॉर्म करने में कौन कौन सी यूज होती है, इज, एम, आर, वाज, वेर, बीन। तो ये वो एक्सिलरी है, ये वो एक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज होती है टेंसेस को फॉर्म करने के लिए। किसको फॉर्म करने के लिए, टेंसेस को फॉर्म करने के लिए। तो ये जो बी की फॉर्म होती है, फिर इसको लिख लीजिए फिर बताएंगे।
तो ये जो बी की फॉर्म है इसको हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने के लिए। जब हमको कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो हम बी की फॉर्म यूज करते हैं। जब हमको इंडेफिनिट टेंस बनाना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, तो हम डू की वर्ब का यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। और जब हमें परफेक्ट टेंस बनाना हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो, तो हम देखेंगे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं तो हैव या हैज की फॉर्म उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हमको परफेक्ट टेंस बनाना हो तो हैव का यूज करते हैं। जब हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो वहाँ दो स्टेट शो करना है, परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस स्टेट भी शो करना है, तो वहाँ हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, दैट इज हैव एंड बी दोनों का। ठीक, हमने क्या कहा, एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3। हमने कहा जो बी की फॉर्म है it is used to form continuous tenses। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, he is playing, यह इज क्या है, बी की फॉर्म है। चाहे he was playing, ये क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म क्या होता है, इज एम वाज वेयर, सारी सारी क्या है, बी की फॉर्म। तो जो बी की फॉर्म है हम इसका यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस बढ़ाने के लिए। तो ये हम समझ गए। अब दूसरा क्या है, डू की फॉर्म। तो ये जो डू की फॉर्म है हम इसका यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस बढ़ाने के लिए। जब कोई नेगेटिव इंडेफिनिट टेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, जैसे इट इज यूज्ड टू फॉर्म indefinite टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो जैसे हमने लिखा डू यू नो मी, हमने क्या यूज किया, डू। ये हो गया सिंपल, सिंपल क्या, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट। ही डिड नॉट वांट बुक, ही डिड नॉट वांट बुक, वो बुक नहीं चाहता था। ठीक, ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। तो हमने क्या किया, यहाँ डिड का यूज किया इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो इसको हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। ये हमने समझा। वन टू थ्री, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारे पास आ गया हैव। जो हैव की वर्ब फॉर्म होती है हम इसका यूज करते हैं परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए इट इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंस। इसको हम परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आई हैव ईटन, हैव ईटन खा चुका हूं। दूसरा द डॉक्टर द
ट्रेन हैड लिफ्ट, ट्रेन हैड लिफ्ट बिफोर ही कम, बिफोर ही कम, कम कैम कम, बिफोर ही कम। तो ट्रेन जा चुकी थी उसके आने से पहले, ट्रेन जा चुकी थी उसके जाने से पहले। तो यहाँ हमने हैड का यूज किया, यहाँ हमने हैव का यूज किया था। हम हैव हैड का यूज करते हैं कौन सा टेंस बनाने के लिए? परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। चाहे वो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और हम बी के साथ साथ हैव, दो वर्ब का ये फॉर्म यूज करते हैं कौन सा टेंस बनाने के लिए? टू वर्ब, टू helping verbs are used to form, क्या क्या फॉर्म करने के लिए? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करने के लिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। टू हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो हम एग्जांपल लिखते हैं। He has been working, he has been working since 9 AM। वह काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है? He has been working since 9 AM। तो वह काम कर रहा है किससे? 9 AM से। ये हमने हैज का भी यूज किया, बीन का भी यूज किया, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम बनाते हैं कैसे? जैसे हम लिखते हैं ही हैड बीन, तो यहाँ ऐसे ही बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो हम लोग समझ गए कि जो बी का फॉर्म है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, जो डू का फॉर्म है उसको इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, जो हैव का फॉर्म है उसको हम परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। जब हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना होता है तब हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, बी प्लस हैव, क्योंकि हमारे पास वहाँ दो स्टेट है, एक परफेक्ट स्टेट के लिए हैव की फॉर्म और साथ ही साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस स्टेट को शो करने के लिए बी की फॉर्म, ठीक। तो हम पढ़ते हैं अगला वर्ब, मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी। हमने ये कहा था कि ये वो वर्ब होती हैं जिनको हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं जो स्पीकर है उसका इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हमें क्या कहा कि इट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ये यूज होती है मेन वर्ब के साथ स्पीकर के इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमने ये कहा जैसे कि मान लो जो हमारी एक्चुअल में जो वर्ब होती है वो तीन ही काम करती है। जो हमारी जो मेन वर्ब होती है उसका बेसिकली तीन वर्क होता है, जो कि बीइंग को एक्सप्रेस करती है, डूइंग को एक्सप्रेस करती है और हैपनिंग को एक्सप्रेस करती है। इसके अलावा मेन वर्ब कुछ नहीं करती है। जैसे हमको जब डूइंग को एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग किसका यूज, डूइंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। जब हमको हैपनिंग एक्शन को एक्सप्रेस करना होता है तब हैपनिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था। जब हमको स्टेट को शो करना होता है, बीइंग को शो करना होता है, बीइंग वर्ब का स्टेटिक वर्ब का यूज कर लेते हैं। बट जिस वर्ल्ड हम जीते हैं सिर्फ इतना ही एक्शन हमारे पास नहीं है, इतना ही इवेंट हमारे पास नहीं है। हमारे पास इसके अलावा भी कुछ एक्शंस हैं, इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमको एक्सप्रेस करना होता है। जैसे हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो कोई भी पर्सन है
उसका एबिलिटी किसी एक्शन को लेकर, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोई भी आदमी है कि इस ये वजन है, मान लो 50 किलो का बोरा है, वो उसको उठा सकता है कि नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसी कोई जो पर्सन है उसका इस एक्शन से रिलेटेड एबिलिटी बताना चाहते हैं, मतलब हम किसी पर्सन का एबिलिटी बताना चाह रहे हैं किसी एक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ भी हमको एक वर्ब की जरूरत पड़ी कि हमको बताना है कि उसका एबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन जो हमारे पास वर्ब है वो तो बीइंग का एक्सप्रेस करती है कि उसके स्टेट को बता सकती है, या फिर बता सकती है कि उसने जो हमारा सब्जेक्ट है उसने कुछ एक्शन किया या फिर एक्शन नहीं किया, या फिर ये बता सकती है कि उसके साथ कुछ हुआ। बट हमको किसी जो पर्सन है उसके एबिलिटी को हम कैसे बताएं। दूसरा बात, हम ये बताना चाहते हैं कोई एक्शन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसके होने की संभावना क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि कल वर्षा, लगता है कल वर्षा होगा, तो अब यहाँ हम प्रोबेबिलिटी शो करना चाहते हैं। तो हम के पास ऐसा कौन सा वर्ब है जिसका हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो हमारे पास ऐसा कोई वर्ब है नहीं, क्योंकि मेन जो वर्ब होती है उससे बीइंग, डूइंग, हैपनिंग स्पेस करती है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है जिनका हम यूज करते हैं इन सब एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कि जो कोई पर्सन है उसके एबिलिटी किसी एक्शन से रिलेटेड, या फिर कोई एक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी होने का। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो इसको एक्सप्रेस करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल एक्चुअली। ठीक है, मॉडल एक्चुअली। हम क्या कहा कि ये वो हेल्पिंग वर्ब है जो का हम यूज करते हैं, ये वो हेल्पिंग वर्ब है जिनका हम यूज करते हैं डिफरेंट इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को छोड़ करके। मैंने कहा इट इज सच अ हेल्पिंग वर्ब such a helping verb that is used to express intention, that is used to express intention rather than being doing and happening। being, doing, happening को छोड़ के बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे जैसे कि एबिलिटी ऑफ पर्सन, एबिलिटी ऑफ पर्सन रिगार्डिंग सम एक्शन, रिगार्डिंग सम एक्शन, कुछ एक्शन से रिगार्डिंग पर्सन का एबिलिटी शो करना हो, या परमिशन, परमिशन, परमिशन देना रिगार्डिंग सम एक्शन, कि तुम यह काम कर सकते हो, हम उसको परमिशन दे रहे हैं। हम किसी को परमिशन देना है तो हम मॉडल एक्चुअली का यूज करेंगे। या फिर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ, to express probability and possibility of action, to express probability and possibility of action, किसी एक्शन का प्रोबेबिलिटी शो करना हो या फिर पॉसिबिलिटी शो करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो अगर हमको किसी एक्शन से रिलेटेड उस एक्शन का हमको प्रोबेबिलिटी शो करना है कि वो एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, या हमें किसी एक्शन से रिलेटेड हमको उसको परमिशन देना है कि तुम यह काम कर सकते हो या फिर तुम यह काम नहीं कर सकते हो, यू कैन गो, यू कैन नॉट गो, तो ये हमने परमिशन दिया। तो परमिशन से रिलेटेड तो परमिशन रिगार्डिंग सम एक्शन,
तो परमिशन रिगार्डिंग एक्शंस के लिए एबिलिटी ऑफ पर्सन रिगार्डिंग सम एक्शन, किसी एक्शन से रिलेटेड कोई पर्सन की एबिलिटी को शो करने के लिए। तो इन सब के लिए हम जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इन सब के लिए, इन सब इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सारे जो इंटेंशंस हैं बीइंग डूइंग हैपनिंग को छोड़कर जो हमारे पास इंटेंशन बचे, एबिलिटी ऑफ पर्सन रिगार्डिंग सम एक्शन, परमिशन रिगार्डिंग एक्शन और प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन एक्शन, तो ये सब को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी ये हमने देखा। तो ये जो हमारे पास कुछ हैं जो हम यूज करते हैं वो क्या क्या है, जनरली जो कॉमनली यूज्ड है हमारे पास, जो कॉमनली यूज हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वो क्या है, कैन है, वुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, मस्ट है, हाउ टू, यूज टू, नीड है, डेयर है। तो ये सब कॉमनली यूज्ड, ये क्या है, कॉमनली यूज्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। बट क्या यही सब है कि और भी है हमारे पास, ये फिर यही सब है कि और भी है, तो ऐसा नहीं, यही नहीं है, ये तो कॉमनली यूज्ड है। बट हमने ये कहा कि एनी वर्ड और फ्रेज, any word or phrase that is used to express intention of a speaker, to speak the intention of a speaker, to simply put the intention is called model एक्सिलरी। तो कोई भी वर्ड या फिर कोई भी फ्रेज, कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज, एनी वर्ड phrase that is used to express intention is called modal auxiliary। तो कोई भी वर्ड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही सब वर्ड जो हमने भी लिखा है, सिर्फ इतना ही वर्ड नहीं है, कोई भी वर्ड चाहे कोई भी फ्रेज जो इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाए, एनी वर्ड और एनी फ्रेज, एनी वर्ड और एनी फ्रेज, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी फ्रेज जिसको हम यूज करें इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या हो जाएंगी, मॉडल एक्सिलरी हो जाएंगे। जैसे इसके अलावा भी हमारे पास क्या क्या है, इसको लिखिए फिर बताते हैं। 1 2 3 तो इसके अलावा भी हमारे पास है, जैसे एग्जाम्पल, had to, be to, had better, had rather, would, better, would, rather, can't help but। तो ये सारे भी जो वर्ड हमने लिखे हैं, ये सारे जो वर्ड हमने लिखे हैं, ये सारे वर्ड भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब ही हैं, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, तो हमको ये समझना है कि सिर्फ वो जो कॉमनली यूज कैन, कुड, वुड, विल, शैल, शुड, सिर्फ यही हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो सारे वर्ड, वो सारे फ्रेज जो स्पीकर के इंटेंशन या फिर इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, वो सारे के सारे क्या है, मॉडल एक्सिलरी है। ठीक।